एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एप्लीकेशन हमें देखना है। तो सबसे पहले तो आप लोग लिखेंगे, ठीक है, परसेंटेज आयनिक करैक्टर ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड। ठीक, सबसे पहले आप लिखोगे फर्स्ट एप्लीकेशन में परसेंटेज आयनिक करैक्टर ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड। सीधी सी बात है, हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं कि जब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है तब होती तो इक्वल शेयरिंग है, लेकिन जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है तो उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो उसकी तरफ खिसक जाता है। ठीक, तो उसकी तरफ पार्शियल माइनस आएगा और इसकी तरफ क्या है, पार्शियल प्लस आएगा। ठीक है, और पार्शियल प्लस और माइनस जो ये चार्ज अपीयर हो रहे हैं, ठीक है, द अपीयरेंस ऑफ पार्शियल चार्जेस, the appearance of partial charges on respective atoms makes the bond polar। ठीक है, makes the bond polar। तो पहली बात तो ये जो रिस्पेक्टिव एटम्स पे पार्शियल चार्जेस जो आ रहे हैं वो इस बॉन्ड को पोलर बना देंगे। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई है इसका मतलब बॉन्ड की पोलरिटी ज़्यादा है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है या कम है तो बॉन्ड जो है वो ऑलमोस्ट नॉन पोलर है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो बॉन्ड पोलर है। ठीक है, हमें पढ़ना होता है पोलर बॉन्ड एंड नॉन पोलर बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड है, अगर यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो अगर इलेक्ट्रॉन एक तरफ खिसका है उस सिचुएशन में ये बॉन्ड पोलर बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है, द अपीयरेंस ऑफ पार्शियल चार्जेस ऑन रिस्पेक्टिव एटम्स मेक्स द बॉन्ड पोलर। ठीक है, हायर द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, higher is the polarity of bond। ठीक है, polarity of bond। ठीक है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड की जो है पोलरिटी होगी, और ये जो पोलरिटी आना है या जो पार्शियल चार्जेस का आना है, ठीक है, इसी के बेसिस में हम बोलते हैं कि इस कोवलेंट बॉन्ड में इनडायरेक्टली एक आयनिक करैक्टर आ गया। ठीक है, आयनिक पूरी तरह से आयंस नहीं बने हैं लेकिन पार्शियल चार्जेस तो अपीयर कर ही रहे हैं ना, तो पार्शियल चार्जेस अपीयर कर रहे हैं तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इस बॉन्ड में क्या हुआ है, एक तरीके से आयनिक करैक्टर डेवलप हुआ है। ठीक है, इनडायरेक्टली वी कैन से क्या से भाई साहब, इनडायरेक्टली वी कैन से देयर अपीयर्स आयनिक करैक्टर या पार्शियल आयनिक करैक्टर बोल सकते हो एटलीस्ट। ठीक है, देयर अपीयर्स पार्शियल आयनिक करैक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, पार्शियल आयनिक करैक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इस बॉन्ड में क्या हो गया, पार्शियल आयनिक करैक्टर आ गया। दोनों बातें मैंने एक साथ बोली है, किसी बॉन्ड जो जिन दो एटम के बीच में बॉन्ड बना है अगर वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो वो बॉन्ड एक पोलर बॉन्ड होगा, एक एटम पे पार्शियल प्लस और एक पे पार्शियल माइनस आएगा। इस पार्शियल माइनस और प्लस का आना ही अपने आप में कहलाएगा कि उस बॉन्ड में एक टाइप से कोवलेंट बॉन्ड में एक टाइप से कुछ आयनिक करैक्टर आ गया है, और अपने को यही देखना है कि किसी पर्टिकुलर बॉन्ड में आयनिक करैक्टर कितना आएगा। इतना तो ऑब्वियस है कि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ए और बी का ज़्यादा होगा उस बॉन्ड का परसेंटेज आयनिक करैक्टर ऑब्वियस सी बात है उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, जितना परसेंटेज आयनिक करैक्टर ज़्यादा होगा उतना उस बॉन्ड का जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना उस बॉन्ड का आयनिक करैक्टर ज़्यादा होगा। ये तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, ये तो अपने आप ही समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा, परसेंटेज आयनिक करैक्टर ज़्यादा, बॉन्ड पोलरिटी ज़्यादा। अब बात आती है कि इस परसेंटेज आयनिक करैक्टर को हम मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसका एक तो मैं टाइम पास तरीका बताऊंगा और एक ज़्यादा अच्छा मेथड जो है, ठीक है, वो दोनों मेथड डिस्कस करूंगा। दो मेथड मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। पहले मैं एक टाइम पास टेम्परेरी सा मेथड बताता हूँ जो कुछ बुक्स वगैरह में दिया रहता है और टीचर लोग पढ़ा देते हैं, हालांकि वो NCERT कोर्स का नहीं है। ठीक है, लेकिन सेकंड मेथड पे कई बार क्वेश्चन आया है और वो कोर्स का भी है। तो अपने दोनों मेथड एक बार डिस्कस करेंगे। परसेंटेज आयनिक करैक्टर कैसे निकाला जाता है किसी पर्टिकुलर बॉन्ड में। परसेंटेज आयनिक करैक्टर बताने के लिए हमारे पास कई सारे एम्पेरिकल रिलेशंस हैं
ठीक है, बहुत सारे एम्पेरिकल रिलेशंस हैं, इसका कोई ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली कोई फॉर्मूला लगाओगे तो आपको परसेंटेज आयनिक करैक्टर मिल जाएगा। हम लोग जो बुक्स वगैरह में जनरली देखते हैं, ठीक है, जो टीचर्स लोग जनरली अपने नोट्स में बनवाते हैं, मैं उसकी बात कर लेता हूँ। एक फॉर्मूला वो कराते हैं हेन्नी स्मिथ, ठीक है, हेन्नी स्मिथ रिलेशन। हेन्नी स्मिथ रिलेशन क्या है परसेंटेज आयनिक करैक्टर की? इसके अकॉर्डिंग परसेंटेज आयनिक करैक्टर जो होता है, परसेंटेज आयनिक करैक्टर, इसका फॉर्मूला है अपने आप में 16 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। जिन दो एटम्स के बीच में बॉन्ड है उन दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का मैग्नीट्यूड इंटू 16, ठीक है, प्लस 3.5, ये सब इम्पेरिकल रिलेशन है। 3.5 इंटू एक्स माइनस एक्स ए माइनस एक्स बी, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ ए एंड बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये परसेंटेज आयनिक करैक्टर है अकॉर्डिंग टू हेन्नी स्मिथ रिलेशन, ठीक है। अब इसी तरीके से अलग अलग साइंटिस्ट लोगों की कई सारी रिलेशन है परसेंटेज आयनिक करैक्टर को देखने के लिए। नेट पे सर्च करोगे आपको कई सारी रिलेशन दिखेगी। इसका मतलब ये नहीं कि हम हर किसी को याद करते चलें। मैं तो इसको भी याद करना नहीं चाहता, मुझे नहीं पता चलता कि क्यों लोगों ने जो है ये रिलेशन याद करवाते हैं, ठीक है। बस वही है कि एक बार जो बच्चा बिगनिंग में है, शुरुआती फेज में इन सब चीज़ों को पढ़ रहा है, उसको बस एक आइडिया लगने लगे, एक फील आने लगे कि हाँ भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से उसमें परसेंटेज आयनिक करैक्टर आता है। वही बात है, थोड़ी बहुत एक न्यूमेरिक वैल्यू उसके सामने आती है कि हाँ इस बॉन्ड में इतना आयनिक करैक्टर है, तो उसको थोड़ा मन में तसल्ली मिलती है कि हाँ भाई हमने उसका आयनिक करैक्टर निकाला भी है, ठीक है। तो परसेंटेज आयनिक करैक्टर अकॉर्डिंग टू हेन्नी स्मिथ रिलेशन जो है वो डायरेक्टली है 16 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ ए एंड बी प्लस 3.5 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ ए एंड बी का होल स्क्वायर, ठीक है। उसी में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, एक क्वेश्चन की फॉर्म में अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, ठीक है, आपको पता ही है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 4 है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 2.1 है। ये जो वैल्यूज़ हैं ये पॉलिंग स्केल पे है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग मार्कर चेंज कर ले रहा हूँ। इसके अकॉर्डिंग मुझे ये बताओ कि HF बॉन्ड का परसेंटेज आयनिक करैक्टर कितना है, परसेंटेज आयनिक करैक्टर। तो परसेंटेज आयनिक करैक्टर HF बॉन्ड का कितना है? तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर आप लोग परसेंटेज आयनिक करैक्टर निकालने बैठोगे तो ये 16 इंटू आप इसका जो मैग्नीट्यूड बन रहा है डिफरेंस के नाम पे वो 1.9 बन रहा है, यानी 16 इंटू 1.9, ठीक है, प्लस 3.5 इंटू 1.9 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने को पता होनी चाहिए, मैं कैलकुलेटर से इसे कैलकुलेट कर दे रहा हूँ। तो ये वैल्यू कुछ बन रही है 16 इंटू 1.9 प्लस 3.5 इंटू 1.9 इंटू 1.9, ये वैल्यू बनी है 43, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू 43 बनी है तो हेन्नी स्मिथ के अकॉर्डिंग इस बॉन्ड में जो परसेंटेज आयनिक करैक्टर है वो कितना है, 43% है, ठीक है। तो इसी तरीके से अक्सर ये बात उठती है कि 50% आयनिक करैक्टर किसी बॉन्ड में कब आएगा, ठीक है, 50% आयनिक करैक्टर किसी बॉन्ड में कब आएगा। तो इसके लिए अगर मैं हेन्नी स्मिथ रिलेशन को सही मान के चलूँ, क्योंकि ये सब इम्पेरिकल रिलेशन है, इसलिए ये नहीं है कि ये एग्जैक्टली चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हेन्नी स्मिथ रिलेशन, अकॉर्डिंग टू हेन्नी स्मिथ रिलेशन, हेन्नी स्मिथ रिलेशन के अकॉर्डिंग फॉर 50% आयनिक करैक्टर, 50% आयनिक करैक्टर अगर मैं पहले से ही मान रहा हूँ, ठीक है, ये वो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। 50% आयनिक करैक्टर अगर मैं मान रहा हूँ तो उसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना होना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक इक्वेशन बन रही है, डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है 3.5 इंटू एक्स ए माइनस एक्स बी, इसको आप लोग y मान लेना, तो ये y का स्क्वायर है प्लस 16 इंटू वाई है आपके पास एक तरीके से, ठीक है। और ये वैल्यू प्लस ये किसके बराबर दे रखी है हमें, 50 के बराबर दे रखी है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो इसको सॉल्व करने पे, ठीक है, ऑन सॉल्विंग अबव रिलेशन इक्वेशन, इस इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे आपके पास एक्स ए माइनस एक्स बी की जो वैल्यू है वो 2.1 के बराबर आएगी, ठीक है। मतलब हेन्नी स्मिथ रिलेशन के अकॉर्डिंग 50% आयनिक करैक्टर कब होता है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 2.1 हो हेन्नी स्मिथ के अकॉर्डिंग, और 2.1 से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो वो 50% से ज़्यादा आयनिक है, और अगर 2.1 से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो वो 50% से लेस आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। लेकिन आप लोग अगर बुक वगैरह में देखोगे
क्वेश्चंस वगैरह किसी किसी जगह आपको अचानक मिलेगा, वहाँ पे कई जगह 1.7 ऑप्शन को करेक्ट दिया होता है कि 50% आयनिक करेक्टर होता है 1.7 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, और अगर 1.7 से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है तो उसका आयनिक करेक्टर 50% से ज़्यादा है, और उसी तरीके से 1.7 से कम है तो उसका आयनिक करेक्टर कम है, ठीक है, 50% से कम है। अब इसका क्या है, मैंने तो यहाँ पे 2.1 लिखा है, तो मैं वही बात बोलना चाह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन पूछना वैसे तो बेवकूफ़ी है। या तो आप साइंटिस्ट का नाम लेके इक्वेशन का नाम लेके पूछो, हेनरी स्मिथ के अकॉर्डिंग पूछोगे तो ये 2.1 है। पॉलिंग ने अपनी तरफ से एक वैल्यू दी थी, पॉलिंग और एक साइंटिस्ट और गैलेज या कुछ ऐसा नाम था उसका, एग्जैक्टली मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जी से कोई नाम था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो ये वैल्यू है 50% आयनिक करेक्टर के लिए, जो 50% आयनिक करेक्टर है उसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 1.7 होना चाहिए। तो ये 1.7 वाला ऑप्शन कब सही हो जाता है, जब आप पॉलिंग के अकॉर्डिंग बात कर रहे होते हो, और हेनरी स्मिथ के अकॉर्डिंग बात करोगे तो आंसर 2.1 होगा। तो कई कई बुक में आप 2.1 देखते हो, कई कई बुक में आप 1.7 देखते हो, बच्चों को फालतू का कन्फ्यूज़ किया होता है, बेवकूफ़ बनाया होता है, ठीक है, वो एक्चुअली साइंटिस्ट का नाम बताते नहीं हैं, ठीक है, इक्वेशन का नाम बताते नहीं है, एग्जैक्टली चीज़ें नहीं चल रही है। हम लोग अलग अलग लोगों ने अलग अलग वैल्यू दे रखी है, इंपेरिकल रिलेशन बहुत सारी है जिसके थ्रू हम लोग परसेंटेज आयनिक करेक्टर को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से रिलेट करते हैं। ये सिर्फ एक रिलेशन नहीं है, इसको तो बस ऐसी आदत बनी हुई है, कोटा के लोग पढ़ाते हैं, मैंने भी पढ़ा दिया, ठीक है। तो एक बात ये भी सुन लेना, बट अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल, ठीक है, या बट अकॉर्डिंग टू पॉलिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है, पॉलिंग एंड, अब मेरे को उस साइंटिस्ट का नाम याद नहीं है, गेल या गैले करके कुछ नाम है, ठीक है, ये नाम एग्जैक्टली मुझे नहीं ध्यान है, जी से स्टार्ट होता है इसका कुछ नाम, ठीक है। तो इस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग और पॉलिंग के अकॉर्डिंग फॉर 50% आयनिक करेक्टर, ठीक है, 50% आयनिक करेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो कितना होना चाहिए, 50% आयनिक करेक्टर के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होना चाहिए वो 1.7 होना चाहिए, और अगर 1.7 से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है तो वो 50% से ज़्यादा आयनिक होगा, और अगर 1.7 से कम है तो वो 50% से कम आयनिक होगा। तो इस रूल के अकॉर्डिंग अगर अपने बात करें तो इस रूल के अकॉर्डिंग HF बॉन्ड जो है वो 43% नहीं बल्कि 50% से ज़्यादा आयनिक है, इस रूल के अकॉर्डिंग, पॉलिंग वाले रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पॉलिंग के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 50% इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 50% जो आयनिक करेक्टर आता है वो 1.7 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे आता है। हेनरी स्मिथ के अकॉर्डिंग जो आता है वो 2.1 पर आता है, ठीक है। और ये सब फालतू हैं, हाँ एक काम का रिलेशन है, ये दोनों टेम्परेरी बातें हैं, टाइम पास बातें हैं। काम का जो रिलेशन है मैं अब आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, जिसको आपको भी सुन के लगेगा कि हाँ यार इसका कुछ तो लॉजिक है, ये तो मेरे को वाहियात लगते हैं। काम का जो रीजन है, काम का जो एक्सप्लेनेशन है वो आता है उनके डाइपोल मोमेंट से, ठीक है। दो डाइपोल मोमेंट की हम लोग बात करेंगे, मैं पहले इसको साफ़ कर दूं, फिर मैं इसका जो प्रॉपर तरीका है परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालने का, जो ज़्यादा अच्छा तरीका है मेरी नज़रों में भी, आपकी नज़रों में भी, आपको भी लगेगा वो चीज़, ठीक है, तो मैं उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। हाँ भाई, इसके बाद में जो मेन तरीका होता है परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालने का उसको डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। वो होता है यूजिंग डाइपोल मोमेंट वैल्यू, ठीक है, यूजिंग डाइपोल मोमेंट वैल्यू। इसके थ्रू हम लोग परसेंटेज आयनिक करेक्टर कैसे निकालते हैं, ज़रा मेरी बात को आराम से गौर से सुनना, समझना, एक बार कर लोगे तो फिर आसान है, ठीक है। यहाँ पे एक बात मान करो कि A और B, ठीक है, इन्होंने कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर कुछ पार्शियल प्लस चार्ज है, इसके ऊपर कुछ पार्शियल माइनस चार्ज है। तो अगर मैं एक बार के लिए मान लूँ कि नहीं ये बॉन्ड 100% आयनिक है, ये तो पार्शियली आयनिक है ना, ठीक है, एज्यूम इट टू बी 100% आयनिक, एक बार के लिए इसको 100% आयनिक मान लो। अच्छा, 100% आयनिक मानने का क्या मतलब है कि ये जो A है, ठीक है, इस A में सीधा सीधा आप ये मान सकते हो कि इस पे +1 यूनिट इलेक्ट्रॉन चार्ज है। यहाँ पे पूरा का पूरा A का इलेक्ट्रॉन B की तरफ पूरा चला गया तभी ना वो आयनिक होगा 100%। तो A पे जो है +1 यूनिट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है और B के ऊपर जो है वो -1 यूनिट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। हालांकि इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस को उतना ही मानो, किसके बराबर मानो, जो वहाँ पे बॉन्ड लेंथ थी, ठीक है, उस बॉन्ड लेंथ के बराबर डिस्टेंस माननी है। लेकिन एक बार के लिए इसको 100% आयनिक अज्यूम कर लो। तो इस केस में इसके अंदर जो डाइपोल मोमेंट होगा वो ऑब्वियस सी बात है वो कम होगा
और वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करना पड़ेगा। इस केस में मैं डाइपोल मोमेंट निकाल सकता हूँ। जो बच्चा बिगनर है, जो बिल्कुल पहली बार डाइपोल मोमेंट वगैरह जैसे वर्ड सुन रहा है, ठीक है, उसको मैं इतनी बात बोलना चाहूँगा, अगर दो चार्ज इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एक डिस्टेंस d के थ्रू सेपरेटेड है या l के थ्रू सेपरेटेड है मान लो, तो इस एक सिस्टम का एक डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है, जिसको आप फिजिक्स में ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे। इसके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है q इंटू एल, ठीक है। तो जो चार्ज यहाँ पर सेपरेटेड है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, ठीक है, पहली बात तो इस असेंबली को एक डाइपोल बोला जाता है। किस असेंबली को? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस फॉर्म से डाइपोल, ये अपने आप में एक डाइपोल बनाते हैं। इस डाइपोल का एक डाइपोल मोमेंट होता है जो किसके बराबर होता है? जो भी यहाँ चार्ज है उस चार्ज का पॉजिटिव सेंस में, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो वो Q इंटू उनके बीच की जो डिस्टेंस है उस Q इंटू एल यानी इसके प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे हम 100% आयनिंग मान रहे हैं, यहाँ पे हम उसमें पार्शियल चार्जेस मान रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो एक म्यू आएगा, म्यू ऑब्जर्व, ठीक है, जो इस पार्शियल Q चार्ज के, पार्शियल डेल्टा Q चार्ज के इनटू लेंथ के इनडायरेक्टली प्रोडक्ट के बराबर होगा, लेकिन ये ऑब्जर्व्ड होगा, इसको हमें एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन करना होगा। हैज़ टू बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। तो हमें एक्सपेरिमेंटली इस डाइपोल का एक डाइपोल मोमेंट जो बन रहा है वो हमें डिटरमाइन करना होगा, ठीक है, वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करना होगा। और क्योंकि हमें तो लैब में एक्सपेरिमेंट करने भेजेंगे नहीं, तो ये जो वैल्यू है म्यू ऑब्जर्व्ड वो क्वेश्चन में एज इट इज़ आपको दी हुई मिलेगी, ठीक है। ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट जो है वो क्वेश्चन में आपको एज इट इज़ दिया हुआ मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे अगर इस केस में बात करें, यहाँ पे हम एक म्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, एक कैलकुलेशन के थ्रू म्यू निकालेंगे, ठीक है, ये कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट कहलाएगा। यहाँ पे भी हमें Q इंटू एल करना है। एल को तो मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि इस वैल्यू को हम लोग किसके बराबर रखेंगे? बॉन्ड लेंथ के बराबर रखेंगे। लेकिन इस केस में Q जो है वो कोई पार्शियल चार्ज नहीं है, इस पर सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वही है, ठीक है। प्लस बस ये है कि इसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर है, इसमें -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर चार्ज है, ठीक है। तो चार्ज यहाँ पर है, लेकिन वो प्लस ई और माइनस ई की फॉर्म में कंप्लीट चार्ज है, ठीक है। तो Q के नाम पे आप लोग क्या पुट करोगे? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को पुट करोगे, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है एक और, इस डाइपोल मोमेंट की जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट भी तो बहुत मैटर करती है। तो डाइपोल मोमेंट की SI यूनिट होती है कूलम मीटर। ऑब्वियस बात है, चार्ज को कूलम में और लेंथ को मीटर में मेजर करोगे, लेकिन ये पार्शियल चार्जेज या इवन एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 10⁻⁻19 कूलम के ऑर्डर में होता है। तो कूलम मीटर के हिसाब से ये जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू बनेगी, एक बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट की वैल्यू बनेगी, वो बहुत छोटी होती है, ठीक है। तो अगर बहुत छोटी वैल्यू है कूलम मीटर में, तो इसके हम लोग कूलम मीटर में मेजर करने की बजाय अलग अलग यूनिट और लेते हैं, ठीक है। अक्सर हम एक यूनिट यूज़ करते हैं डेबाई, ठीक है। डेबाई एक बहुत छोटी यूनिट होती है डाइपोल मोमेंट को मेजर करने की, और हमें इसी का सहारा लेना होता है, ठीक है। तीसरी चीज़ मैं आपसे बताना चाहूँगा, इसकी एक यूनिट और होती है ESU सेंटीमीटर, ठीक है। ESU सेंटीमीटर, चार्ज को ESU में रखा जाता है और लेंथ को जो है वो सेंटीमीटर में रखना होता है। तो ये तीन अलग अलग यूनिट मैंने बताई है। हालांकि SI यूनिट जो है वो तो कूलम मीटर है, लेकिन कूलम मीटर में इन वैल्यू को लिखना करना हमारे लिए फ़ायदे का सौदा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो चीज़ मतलब ये वैल्यू काफ़ी छोटी है, ठीक है, ये वैल्यू कूलम मीटर में बहुत छोटी आएगी, इसलिए हम इसे डेबाई या ESU, यू है ये, ESU सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। मैं आपको एक सीधा सा रिलेशन और देना चाहूँगा। पहली बात, ESU क्या है, ठीक है। ESU इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। ESU जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज है, ये भी चार्ज को मेजर करने की एक यूनिट ही है, ठीक है। ये चार्ज को मेजर करने की एक यूनिट है, और इस यूनिट में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, इस पर्टिकुलर यूनिट में, ESU यूनिट में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये देखो कुछ बातें आपको याद करनी होंगी, ठीक है। ये होता है 4.8 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है, 4.8 इंटू 10⁻⁻10 इसके ESU के बराबर होता है। किस चीज़ का चार्ज? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। जैसे कूलम में चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, वैसे ही चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ESU में कितना होता है? ESU यूनिट में इसका चार्ज होता है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, ठीक है। हाँ, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, ठीक है। क्या बताना चाहूँगा?
10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर जो होता है वो 1 डेबाई के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये इतनी छोटी यूनिट है चार्ज की, सॉरी डाइपोल की, डेबाई। तो इधर ध्यान दो, इसको कैपिटल डी लिख के छोड़ दिया जाता है। डेबाई जो है इसको अक्सर किस में लिख दिया जाता है, कैपिटल डी की फॉर्म में लिख के छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग इस बात को अच्छे से समझना। ESU जो है, ESU ये भी अपने आप में, जैसे कूलम एक यूनिट है चार्ज को मेजर करने की, ESU भी एक यूनिट है चार्ज को मेजर करने की। ESU यूनिट में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 4.8 × 10⁻⁻10 ESU के बराबर होता है, ठीक है। और दूसरी बात जो एक्स्ट्रा ध्यान रखनी है, याद रखनी है आपको, 10⁻18 ESU सेंटीमीटर जो होता है वो 1 डेबाई को रिप्रेजेंट करता है। तो कल को अगर ESU सेंटीमीटर से आपको उसको डेबाई में कन्वर्ट करना हो तो आप इसका सहारा लेंगे, ठीक है। तो म्यू जो होता है वो Q/L होता है। एक आपके पास ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है, एक आपके पास ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट होगा। म्यू ऑब्जर्व का क्या मतलब है, ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट, ठीक है। एक आपके पास कैलकुलेटेड म्यू होगा जो आप लोग Q/L फॉर्मूला लगा के निकालोगे। L जो होगा वो बॉन्ड लेंथ होगी जो क्वेश्चन में दी जाएगी। Q जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, म्यू कैलकुलेटेड ज़्यादा होगा या म्यू ऑब्जर्व? तो विदाउट डाउट म्यू कैलकुलेटेड ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि यहाँ पर आपने 100% उसको आयनिक माना है, यहाँ पे कम्प्लीटली +1 इलेक्ट्रॉन चार्ज और इस पे -1 इलेक्ट्रॉन चार्ज है, जबकि इस पे पार्शियल चार्ज है। तो म्यू ऑब्जर्व्ड की वैल्यू जो होगी, ठीक है, म्यू ऑब्जर्व्ड की वैल्यू ज़्यादा करोगे तो इक्वल टू म्यू कैलकुलेटेड हो जाएगी, लेकिन अदरवाइज़ क्या है, जनरली सीधे सीधे शब्दों में बोलूँ तो ये बराबर भी नहीं हो पाता। ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से हमेशा कम ही मिलती है। कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट कितने % को रिप्रेजेंट कर रहा है? 100% आयनिक रिएक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक टाइप से अगर मैं यूनिटरी मेथड टाइप में भी अगर आपसे बात करूं, ठीक है, अगर म्यू कैलकुलेटेड रिप्रेजेंट कर रहा है 100% आयनिक रिएक्टर को, समझना, म्यू कैलकुलेटेड अगर 100% आयनिक रिएक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो म्यू ऑब्जर्व्ड कितने को करेगा? तो आप लिखोगे 100 में म्यू कैलकुलेटेड इंटू म्यू ऑब्जर्व। मैंने कुछ नहीं किया, बस यूनिटरी मेथड लगाया। म्यू कैलकुलेटेड रिप्रेजेंट कर रहा है 100% को, तो 1 करेगा 100 बाई म्यू कैलकुलेटेड को, और म्यू ऑब्जर्व्ड करेगा 100 म्यू कैलकुलेटेड इंटू म्यू ऑब्जर्व्ड को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखना चाह रहा हूँ आपके सामने, परसेंटेज आयनिक करेक्टर। ये किसके बराबर होगा? ये म्यू कैलकुलेट ऑब्जर्व्ड, ठीक है, म्यू ऑब्जर्व्ड जो कि क्वेश्चन में दिया रहेगा, जो कि एक्सपेरिमेंटल है, अपॉन में म्यू कैलकुलेटेड इंटू क्या कर देना आपको, 100 कर देना। ये आपके पास परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालने का ज़्यादा अच्छा तरीका है, ठीक है। इसमें हम एक्चुअली चीज़ों को कुछ लॉजिकली कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे तो वो इम्पेरिकल रिलेशन लोगों ने दे दिया था, बिना सोचे समझे लगा रहे थे। यहाँ तो हम समझ पा रहे हैं कि उस बॉन्ड को अगर मैं 100% आयनिक मानूंगा तो उसका कुछ कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट बनेगा, उसके करस्पॉन्डिंगली उसका एक ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट है। तो ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट इंटू ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाई कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट इंटू 100 जो है वो उस बॉन्ड के परसेंटेज आयनिक करेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ये म्यू ऑब्जर्व जितना म्यू कैलकुलेटेड की तरफ जाएगा उतना उस बॉन्ड का परसेंटेज आयनिक करेक्टर ज़्यादा है, ओबियस है, ठीक है। ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी मतलब 100% है, ये वैल्यू 0 हो जाएगी मतलब आयनिक करेक्टर है ही नहीं, यही मतलब हुआ ना। तो इसलिए परसेंटेज आयनिक करेक्टर किसके बराबर होगा? म्यू ऑब्जर्व्ड बाई म्यू कैलकुलेटेड इंटू 100 के बराबर होगा। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखनी होगी। ESU यूनिट में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 4.8 × 10⁻⁻10 ESU होता है, ठीक है। हालांकि हमें और कहीं पूरी केमिस्ट्री में या फिजिक्स में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में कहीं कहीं हम इसकी ज़रूरत देखते हैं। और इसके अलावा जो डाइपोल मोमेंट की यूनिट्स हैं, कूलम मीटर है, डेबाई है, ESU सेंटीमीटर है। एटलीस्ट ESU सेंटीमीटर का डेबाई के साथ रिलेशन मैं बता रहा हूँ, 10⁻18 ESU सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेबाई, ठीक है। अब मैं फाइनली बोलना चाहूँगा परसेंटेज आयनिक करेक्टर किसके बराबर है? म्यू ऑब्जर्व्ड बाई म्यू कैलकुलेटेड इंटू 100, ठीक है। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल के थ्रू भी इस क्वेश्चन को थोड़ा, इस फॉर्मूले को थोड़ा और अच्छे से क्लियर कर दे रहा हूँ। एग्जाम्पल हो जाएगा तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा ये चीज़। हाँ भाई, एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया है, इसको पढ़ें और करें। क्वेश्चन है ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट ऑफ AB बॉन्ड इज़ 1.2 डेबाई, ठीक है। इसका ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट दिया, मैं पहले भी बोल रहा हूँ ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट दिया रहेगा क्योंकि हमें एक्सपेरिमेंट करने तो भेजेगा नहीं। 1.2 डेबाई
एंड बॉन्ड लेंथ इज 1 एंगस्ट्रॉम, और जो बॉन्ड लेंथ है वो 1 एंगस्ट्रॉम है। फाइंड द परसेंटेज आयनिक करैक्टर ऑफ द बॉन्ड। इस बॉन्ड का आप लोग परसेंटेज आयनिक करैक्टर निकालें। तो वीडियो पॉज करें और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। तो अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया है, ठीक है, अटैम्प्ट कर लिया, तो अब मैं इसका जवाब आपको देना चाह रहा हूँ, ठीक है। म्यू ऑब्जर्व्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है और दिया जाना चाहिए भी था, क्योंकि ये हम लोग नहीं निकाल सकते। म्यू ऑब्जर्व्ड 1.2 डेबाई है। म्यू कैलकुलेटेड, ठीक है, तो म्यू कैलकुलेटेड आप Q इंटू एल करके निकालोगे। L आपके पास बॉन्ड लेंथ होगी और Q आपके पास जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और मैंने अभी तक में जो कराया है सिर्फ ESU सेंटीमीटर को डेबाई में कन्वर्ट करना सिखाया है। क्यों डेबाई में कन्वर्ट करना ज़रूरी है? क्योंकि ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट डेबाई में दिया हुआ है। अगर ये कूलम मीटर वगैरह में दिया होता तो हम इस लेंथ को मीटर में और इस चार्ज को कूलम में ले लिए होते, लेकिन ये दिया हुआ है डेबाई में। तो मुझे ये कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो भी डेबाई यूनिट में चाहिए। कैसे निकालूँ? Q की जो वैल्यू है, ठीक है, मैंने बोला ना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, तो आप इसको ESU यूनिट में ले लो, ठीक है। ESU यूनिट में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4.8 इंटू 10⁻⁻10। लेंथ को आप लोग जो है, मैं इस वैल्यू को किस में निकालने जा रहा हूँ? ESU इंटू सेंटीमीटर में। तो इसका तो चार्ज मैंने ESU यूनिट में ले लिया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और दूसरी तरफ मेरे पास सेंटीमीटर है। ये कूलम मीटर नहीं है, ये सेंटीमीटर है। और सेंटीमीटर में अगर मैं L को रखना चाहूँगा तो आप लोगों को सबको पता होना चाहिए 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है, लेकिन 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। तो आप यहाँ पे इसको 10⁻⁸ से मल्टीप्लाई करोगे। ये किस यूनिट में आ गया? ESU सेंटीमीटर में। कितना आ रहा है? 4.8 इंटू 10⁻18 ESU सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये जो चीज़ है आपके पास, इसको छोड़ दिया जाए, ये पार्ट क्या है? ये डेबाई के बराबर होता है, 1 डेबाई के बराबर। तो इसका मतलब ये वैल्यू 4.8 डेबाई है, ठीक है। तो ये कौन सा चार्ज कौन सा डाइपोल मोमेंट है? कैलकुलेटेड। और ऑब्जर्व्ड कितना है? 1.2। इसका मतलब इस बॉन्ड का परसेंटेज आयनिक करैक्टर कितना है? इस बॉन्ड का परसेंटेज आयनिक करैक्टर 1.2 अपॉन में 4.8 इंटू 100 कितना हो गया? ये आपके पास हो गया 25%, ठीक है। तो इस AB बॉन्ड में जो परसेंटेज आयनिक करैक्टर है वो 25% है। आप समझ गए होगे। अगर ये 100% आयनिक होता तो इतना डाइपोल मोमेंट आना चाहिए था, जबकि ऑब्जर्व्ड कितना है? 1.2। मतलब वो 100% आयनिक नहीं है बल्कि 25% आयनिक है, ठीक है। इसी की बजाय ये 2 डेबाई होता, 2.1, 2.4 कुछ भी होता, उसके करस्पॉन्डिंगली हम उसको उसके परसेंटेज आयनिक करैक्टर में बदल सकते थे, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका जवाब आप मुझे दे दीजिएगा, ठीक है। डेबाई की और रिलेशन बिटवीन पूछ रहा हूँ, रिलेशन बिटवीन 2 यूनिट का रिलेशन पूछ रहा हूँ, डेबाई एंड कूलम मीटर में, ठीक है। कूलम मीटर और डेबाई जो यूनिट है इनको आपस में रिलेट करके मुझे बताइएगा, इनका आपस का क्या रिलेशन? डेबाई एंड कूलम मीटर, वो सेंटीमीटर नहीं है, कूलम मीटर है, ठीक है। ये बताएं। इसके बाद मैं आप लोगों के साथ जो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एप्लीकेशंस हैं उनको डिस्कस कर रहा हूँ। हाँ भाई, इफ़ेक्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट है वो एक फैक्टर पे और अपने डिस्कस करते हैं, इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ, ठीक है। बॉन्ड लेंथ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या फ़र्क पड़ेगा? तो एक बात आप लोग देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क बॉन्ड लेंथ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर मैं आपको HF के बॉन्ड के बारे में बताऊं, HF बॉन्ड को अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं, तो हाइड्रोजन की जो रेडियस होती है, हाइड्रोजन एटम की रेडियस वो अराउंड 36 पिकोमीटर के अबाउट होती है, ठीक है। और अगर आप लोग इसकी बात करोगे फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ की, तो फ्लोरीन की जो फ्लोरीन एटम की जो रेडियस होती है वो अराउंड 72 पिकोमीटर के अबाउट होती है। तो हाइड्रोजन की जो रेडियस है वो 36 पिकोमीटर और फ्लोरीन की जो रेडियस है वो 72 पिकोमीटर के अराउंड होती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं एक्सपेक्टेड बॉन्ड लेंथ क्या होगी? एक्सपेक्टेड बॉन्ड लेंथ ऑफ HF, ठीक है। एक्सपेक्टेड बॉन्ड लेंथ ऑफ HF क्या होगी? तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोग बोलोगे कि एक्सपेक्टेड बॉन्ड लेंथ जो है, एक्सपेक्टेड जो बॉन्ड लेंथ होगी वो किसके बराबर होनी चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन प्लस रेडियस ऑफ फ्लोरीन के बराबर होनी चाहिए, यानी 36 प्लस 72 यानी 108 पिकोमीटर के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये मैं ऑलरेडी वर्ड यूज़ कर चुका हूँ, एक्सपेक्टेडली इतनी होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन इतनी होती नहीं है। अच्छा, अपने दिमाग पे जोर डाल के सोचो कि ये बॉन्ड लेंथ इससे बड़ी होनी चाहिए या इससे छोटी होनी चाहिए?
ये बॉन्ड लेंथ इससे बड़ी होनी चाहिए या इससे छोटी होनी चाहिए 108 पिकोमीटर से, ठीक है। तो मैं आपको इसका जवाब देना चाहूँगा, इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है, हालांकि मैं आपको समझाऊंगा भी कि ऐसा क्यों है, ठीक है, लेकिन इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है, एक्चुअल बॉन्ड लेंथ अगर मैं बोलूँ तो एक्चुअल बॉन्ड लेंथ जो होती है वो अराउंड 92-93 पिकोमीटर के आसपास होती है, ठीक है। 92 या 93 पिकोमीटर होती है, एग्जैक्टली मैंने डाटा रटा हुआ नहीं है, पढ़ाते वक्त इतना याद आ रहा है, 92-93 के पिकोमीटर के अराउंड इसकी जो है बॉन्ड लेंथ होती है, ठीक है। अब पहले तो अपने ये सोचते हैं कि ये बॉन्ड लेंथ इतनी छोटी क्यों आई है, ठीक है, ये बॉन्ड लेंथ इतनी कम क्यों आई है, पहले इस पॉइंट पे ज़रा डिस्कस करते हैं। आप बड़े आराम से खुद ही फील कर पाओगे जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, जैसे एच और एफ में एक अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो इस पे पार्शियल प्लस और इस पे पार्शियल माइनस आएगा। अब जब दो अपोजिट चार्ज आ रहे हैं दोनों अगल बगल वाले एटम पे, हम कहे हैं कि इस बॉन्ड में एक टाइप का आयनिक करैक्टर आया है, ठीक है, तो कोवलेंट इंटरेक्शन के साथ साथ अब इनका जो ये पार्शियल प्लस माइनस चार्ज है वो भी तो एक दूसरे को खींच रहा है ना, ठीक है, वो भी तो इन दोनों को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने से क्या होगा, ठीक है, ये दोनों अपोजिट चार्ज के थ्रू भी तो ये ए और बी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इसके अट्रैक्शन का नतीजा क्या होगा, ये और नज़दीक आएंगे, ठीक है। इनका कोवलेंट इंटरेक्शन ओवरलैप हो रखा था, अब इनके ऊपर चार्ज आ गया, चार्ज ने क्या किया और अपोजिट चार्ज आया, तो इस चार्ज ने क्या किया, इस चार्ज ने दोनों को एक दूसरे के और नज़दीक खींचा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, ठीक है, वो उस बॉन्ड में उतनी ज़्यादा पोलरिटी होगी, उतने ज़्यादा अपोजिट चार्ज होगा, उतना ज़्यादा वो एक दूसरे को और खींचेंगे अपनी तरफ, और खींचेंगे, जिसका नतीजा क्या होगा, इनकी बॉन्ड लेंथ जो है वो घट जाएगी, ठीक है। एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, इसको आप लोग यही पढ़ोगे, एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीजेस, ठीक है, अपोजिट चार्जेस ऑन ए एंड बी इंक्रीजेस, ठीक है, इंक्रीजेस which makes A and B come more closer, तो ये जो चार्जेस हैं प्लस माइनस, ये ए और बी को और ज़्यादा पास लाते हैं, ठीक है, और ज़्यादा इनको पास लाते हैं, ठीक है, ड्यू टू विच वी ऑब्जर्व ए डिक्रीज इन बॉन्ड लेंथ, ठीक है, ड्यू टू विच वी ऑब्जर्व ए डिक्रीज इन बॉन्ड लेंथ, और वही हुआ भी है। वहाँ पे आप डाटा मैंने दिया आपको, ठीक है, उस डाटा में आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि होना तो 108 चाहिए था, लेकिन हो कितना गया, उससे काफ़ी कम हो गया, 92-93 पिकोमीटर के आसपास कुछ वैल्यू आती है, इतना कम हो गया, ठीक है। तो ये जो कम हुआ है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आप ये सोचो कि क्यों कम हुआ है, ठीक है। तो जब दो अपोजिट चार्ज आएंगे तो वो उसके केस में ए और बी को और नज़दीक लाएंगे, जिसके चलते इनकी बॉन्ड लेंथ जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। पहले आप इसको उतारो, तब तक मैं एक बार इसको जल्दी से उतारो। हाँ भाई, तो मैंने इसको साफ़ करके पहले से ही स्पेलिंग देख के नाम लिख दिया है, क्योंकि अजीब अजीब स्पेलिंग, अजीब अजीब नाम मैं तो गलत कर ही देता हूँ एज़ यूजुअल, गंवार टीचर जो हूँ। तो शूमेकर एंड स्टीवेंसन रिलेशन जो है, ठीक है, ये भी एक इम्पेरिकल रिलेशन है। इम्पेरिकल रिलेशन क्या होता है यार, जो डाटा को एडजस्ट करने के लिए एक इम्पेरिकली बना दिया जाता है। एक होता है डिराइव्ड रिलेशन, ठीक है, कि हम कुछ चीज़ों से शुरुआत करते हैं, फिर उसका इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन कुछ भी करते करते अल्टीमेटली एक रिलेशन पे पहुंचते हैं। एक होता है आपको कि वैल्यू, हमारे पास बहुत सारा डाटा है, उसको देखें और उस डाटा को एक इक्वेशन में फिट करने की कोशिश किए, ज़बरदस्ती की इक्वेशन में, उसको बोला जाता है ड्राइव्ड इक्वेशन, इम्पेरिकल रिलेशन, ठीक है। तो अभी 2-3 जो रिलेशन डिस्कस किया हूँ वो सब इम्पेरिकल है, और ये भी जो है ये एक इम्पेरिकल रिलेशन है, ठीक है। इसके अलावा भी बॉन्ड लेंथ को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेट करने वाली कई सारी रिलेशन है। ये रिलेशन बॉन्ड लेंथ को रिलेट करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, ठीक है। स्टीवेंसन शूमेकर के अकॉर्डिंग जो बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, ए और बी की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी के तो बराबर होगी, लेकिन -9 इंटू मॉड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ ए एंड बी के बराबर होगी। यहाँ पे ये फैक्टर और आ जाएगा, ठीक है। जो उनका पॉलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का मैग्नीट्यूड है उसको इंटू 9 करके आपको उस लेंथ के सम से, रेडियस के सम से सब्ट्रैक्ट करना होगा। ये आपके पास बॉन्ड लेंथ की वैल्यू देगा। हालांकि ये भी कोई बहुत आइडियल रिलेशन नहीं है, इसके बाद भी और कई सारी रिलेशन दी गई हैं डाटा को बैठाने के लिए, ठीक है, लेकिन इस रिलेशन से एटलीस्ट
हम लोग थोड़ा बहुत इस वैल्यू के क्लोज जाएंगे, ठीक है। तो अगर HF की बॉन्ड लेंथ मुझे इस रिलेशन से, इसमें आप लोग देख रहे हो ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ने से बॉन्ड लेंथ छोटी हुई जा रही है, ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। बच्चे को यही फील कराने के लिए ये छोटी मोटी रिलेशन बताई जाती हैं कि देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इस रिलेशन को अप्लाई करता हूँ, अच्छा कुछ बुक्स में यहाँ 9 की बजाय 0.09 होता है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इस वैल्यू को आप पिकोमीटर में ले रहे हो तो ये 9 है, इस वैल्यू को अगर आप लोग एंगस्ट्रॉम में ले रहे हो तो ये 0.09 है। एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर में 100 टाइम्स का फ़र्क होता है, वही फ़र्क यहाँ 9 और 0.09 में हो जाता है, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ ऑफ ए एंड बी जो बनेगा वो किसके बराबर बनेगा, ये 36 + 72 - 9, और हाइड्रोजन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू अभी इतनी बार हमने डील करी है, हाइड्रोजन की 2.1, फ्लोरीन की 4, डिफरेंस के नाम पे 1.9, ठीक है। इस वैल्यू को मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके दे रहा हूँ, तो ये वैल्यू कुछ बनेगी 108, ठीक है, -1.9 × 9, ठीक है। ये 90.9 के आसपास बन रही है, यानी 91 के अराउंड बन रही है, सीधे से शब्दों में बोलूँ तो 91 पिकोमीटर के अराउंड बन रही है, और आइडियली भी इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो इसी के आसपास होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क पड़ता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर दो एटम्स के बीच में ज़्यादा होगी तो उन पे पार्शियल प्लस चार्ज आएंगे, अपोजिट चार्ज आएंगे, वो इनको और एक दूसरे के नज़दीक खींचेंगे, उससे उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। और इसका नतीजा क्या होगा, आगे मैं अगला पॉइंट जो है वो उठाऊंगा भी, कि उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो हो जाती है वो बढ़ जाती है। बॉन्ड लेंथ घटेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, उसकी बढ़ जाएगी, ठीक। तो ये आपके पास किसके ऊपर इफेक्ट हो गया, इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ हो गया, ठीक है। बॉन्ड लेंथ घटती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ने से, डायरेक्टली उनके रेडियस के सम के बराबर नहीं आती, उसके सम से थोड़ा कम आती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्टीवेंसन शूमेकर रिलेशन भी वही बात क्लियर कर रही है, मैंने भी लिखा दिया है, ठीक है। अब एक नेक्स्ट पॉइंट और नोट कर लो, जो मैंने अभी बोला भी आपके सामने, इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ के बाद तीसरा इफेक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इफेक्ट ऑन बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। वैसे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ को इफेक्ट डालने वाले कई सारे फैक्टर होते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग साइज फैक्टर, ओरिएंटेशन फैक्टर, ये सब फैक्टर पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि अभी हमने केमिकल बॉन्डिंग नहीं डील करी, अभी तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पढ़ रहे हैं, तो एक फैक्टर ऐसा है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से आएगा, इफेक्ट ऑन बॉन्ड स्ट्रेंथ। इफेक्ट ऑन बॉन्ड स्ट्रेंथ में सीधी सी बात मेरी जान लो, ठीक है। ए और बी के बीच में जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, ठीक है, तो एक तो अभी बताए हैं कि बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, और आपको समझना होगा कि कोई लंबी लकड़ी को तोड़ना हो आसानी से टूटेगी, कोई छोटी लकड़ी को तोड़ना हो, ठीक है, लेंथ में छोटी है तो उसको तोड़ने में ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। वही चीज़ है, ये लेंथ जितनी छोटी होगी ये बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। ये जितना ज़्यादा नज़दीक आएंगे, जितना एक दूसरे के साथ क्लोज रिलेशन में आएंगे, उतना इनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी वो ज़्यादा लगेगी, और उसी एनर्जी को बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। तो ए एंड बी पे जितना ज़्यादा पार्शियल चार्जेज आएगा, ठीक है, ये लेंथ जितनी छोटी होगी, जितना ज़्यादा इन पे पार्शियल चार्ज आएगा, ठीक है, सीधी सी बात सुन लो, एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीजेज, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज करेगा, पोलरिटी इंक्रीजेज, ठीक है। पोलरिटी का मतलब इनके ऊपर पार्शियल प्लस माइनस बढ़ेगा, ठीक है, ड्यू टू विच ए इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी इंक्रीजेज, ठीक है। इंटरेक्शन बिटवीन, जो मैं पहले अभी लिखवाया था बस उसी को दूसरे शब्दों में लिखवा रहा हूँ, इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी इंक्रीजेज, एंड देयरफॉर, ठीक है, एंड देयरफॉर बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, ठीक है, एंड देयरफॉर बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। हालांकि ये चीज़ अपने मन में या कॉपी पे साइड में लिख लेना, देयर आर अदर फैक्टर्स एज वेल जो कि बॉन्ड स्ट्रेंथ को इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। उन फैक्टर्स में साइज फैक्टर भी एक मैटर करता है, और उसके अलावा उन फैक्टर्स में ओरिएंटेशन फैक्टर की बॉन्डिंग किस ओरिएंटेशन के अलोंग हुई है वो फैक्टर भी मैटर करता है। लेकिन एक फैक्टर इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बढ़ने से क्या होता है, ए और बी और ज़्यादा क्लोजली एक दूसरे से जुड़ते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है,
बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी, मतलब उस बॉन्ड को तोड़ने में लगने वाली एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इसको CVR समझ के फ़िलहाल के लिए रट लें, केमिकल बॉन्डिंग में इसको और डिस्कस करेंगे, ठीक है। HF बॉन्ड जो होता है हाइड्रोजन फ्लोरीन बॉन्ड, वो स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्मा बॉन्ड होता है ड्यू टू देयर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एंड स्मॉल साइज, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखें, HF इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंगल बॉन्ड में HF इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल बॉन्ड, और किस कारण से? ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एंड स्मॉल साइज, दोनों का साइज़ भी छोटा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी ज़्यादा है, जिसके चलते HF जो होता है वो अपने आप में स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्मा या सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। बाकी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर्स के जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जो इफेक्ट है उन सब पॉइंट्स को हम लोग आगे अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन आज के जो 3 पॉइंट मैंने अभी बताए हैं उनको तीनों पॉइंट को ध्यान रखोगे, ठीक है। इसके थ्रू हम परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं, इसके थ्रू हम लोग बॉन्ड लेंथ पे इफेक्ट बता सकते हैं, ठीक है, बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। इसके थ्रू हम बॉन्ड स्ट्रेंथ पे इफेक्ट बता सकते हैं। बॉन्ड स्ट्रेंथ को इफेक्ट करने वाले कई सारे फैक्टर हैं, जिनमें से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी एक फैक्टर होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा, बॉन्ड A और B जो भी हैं, 2 एटम्स, वो एक दूसरे के और क्लोज आएंगे, जिसका नतीजा ये होगा कि बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में।